हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं अंजनीधर द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे यानी कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण। सबसे पहले बात तो ये होगी कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है ना। यहां पर हमको ये समझना होगा कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और आर्थिक सर्वेक्षण जो है, आर्थिक सर्वेक्षण के जो डेटाज हैं, जो डाटा है, वो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। वो डेटा आपके बहुत सारे एग्जाम, जितने भी मध्य प्रदेश के एग्जाम हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं उससे उपयोगी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये होती है कि हम किसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण की। किसकी बात करने वाले हैं? आर्थिक सर्वेक्षण की। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है सर? इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे। अब ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, सबके दिमाग में होगा कि सर ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इसको बता दीजिए। तो इकोनॉमिक सर्वे की यदि हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं होता, बल्कि एक फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, उसकी एक रिपोर्ट होती है। क्या होती है? क्या होती है सर? एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, तो जो वित्त मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी एक रिपोर्ट होती है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया जाता है। और ये जो रिपोर्ट होती है पिछले एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, पिछले यानी कि लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, आपका जो फाइनेंशियल ईयर था, उस फाइनेंशियल ईयर में किस प्रकार के आपके आर्थिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, किस प्रकार का आपका वहां पर कह सकते हैं कौन कौन से घटक, कौन कौन से जो आपके कंपोनेंट्स हैं, उनमें किस प्रकार की वृद्धि हुई है, किस प्रकार का यदि कुछ नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें यहां पर बताई जाती हैं। विकास की दर क्या रही पिछले साल भर में, किस प्रकार से आपने आर्थिक प्रदर्शन किया, इकोनॉमिक जो आपका कह सकते हैं कि प्रदर्शन था, उसको आपके आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाता है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण कुछ नहीं बल्कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, जो वित्त मंत्रालय होता है, उसकी एक रिपोर्ट होती है। और इस वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या होता है, पिछले एक वित्तीय वर्ष की सारी वहां पर जानकारी होती है, आर्थिक जानकारी होती है। जो आर्थिक प्रदर्शन होते हैं, आर्थिक जो सूचकांक होते हैं, जो इकोनॉमिक इंडेक्सेस होते हैं, उनके संदर्भ में किस प्रकार के वहां पर प्रदर्शन हुए हैं, ये वहां की सरकार, वहां के वित्त मंत्री उसको बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला जो आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण कब का है, ये भी आपको याद रखना है, 2022-2023 का। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि हमेशा जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। बजट के एक दिन पहले। ठीक है, जैसे बजट आपका कब आया? 1 मार्च को आया। मार्च आपके बजट में भी एक पूरा वीडियो यहाँ पर होगा, है ना। उस बजट में हम लोग क्या करेंगे, बजट के पूरे वीडियो में बजट का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार का बजट रहा, कौन कौन से वहां पर चीजें आई उस बजट में, किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, कौन सी नई योजनाएं लॉन्च की गई हैं, कौन सी जो पुरानी चल रही योजनाओं पर किस प्रकार से वहां पर वित्तीय आवंटन किया गया है, फाइनेंशियल जो एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन है वित्त का, वो किस प्रकार से किया गया, वो हम लोग बजट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण पर, आर्थिक सर्वेक्षण का जो मुख्य डाटा है उसकी एक सार संक्षेपिका है। क्या कह रहे हैं? सार संक्षेपिका, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, समरी है। ठीक है, क्या है? समरी है पूरे आपके इकोनॉमिक सर्वे की। पूरा इकोनॉमिक सर्वे देखें तो लगभग वो 300 पेज से अधिक का है, लेकिन उसकी जो एक समरी है, उस समराइज फॉर्म में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं उन प्रमुख डेटा को। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सार संक्षेपिका है, समरी है ना। समरी को हम लोग मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की समरी को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। 2022-23 की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखिए मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की सार संक्षेपिका प्रदेश के प्रमुख सांख्यिकी आंकड़ों यानी कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो है एवं प्रमुख उपलब्धियां, मेन जो आपके वहां पर अचीवमेंट्स रहे, उनका एक जो सार है, समरी है, वो यहां पर आपको बताया जाएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है? आशा है कि यह जन सामान्य यानी कि आपके पब्लिक के लिए और शासकीय यानी गवर्नमेंट और अशासकीय नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा? अत्यंत उपयोगी होगा। बाकी भाई साहब सबके लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन हम लोग यदि एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम के लिए तो आपका उपयोगी है ही, क्योंकि आपका चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, ठीक है, सब में इस प्रकार के आंकड़े क्या होते हैं? उपयोगी हो जाते हैं। कैसे उपयोगी हो जाते हैं? अब आपसे मेंस में डाटा नहीं पूछा जाता, लेकिन जब मेंस में आप आंसर लिख रहे होते हैं तो मेंस में आंसर लिखते समय यदि आप डाटा वहां पर देते हैं, वहां पर किसी प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रस्तुत करते हैं? आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो आपका प्रश्न, आपका जो उत्तर हो जाता है वो अत्यधिक क्या हो जाता है? प्रभावी हो जाता है। ठीक है, ये कहां से है? आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय जो आपके आयुक्त हैं, कमिश्नर है, वहां का ये पूरा जो एक सार संक्षेपिका है वो यहां पर आपको दिखाई जा रही है। चलिए
कब प्रस्तुत किया गया? तो देखिए 26/2/2023 का है ये, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या क्या है आपका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक अवलोकन, है ना, सार्वजनिक वित्त एवं बैंकिंग के संदर्भ में। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण की जब बात होगी तो वहां पर सारे अलग अलग क्या होंगे, अलग अलग विषय होंगे। तो जो पहला विषय है वो क्या है, आर्थिक अवलोकन और सार्वजनिक वित्त, यानी कि आपका इकोनॉमिक सर्वे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक फाइनेंस और बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग और उसके साथ साथ इकोनॉमिक कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन, है ना, उसको हम लोग यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहली बात जो लिखी गई कि भारत भारत का जो लक्ष्य है वो कितने का है, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। कितने का है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है, जो क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, इस इंडियन इकोनॉमी को हमको कहां तक ले जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है। और 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है लगभग $550 बिलियन का योगदान देने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि मध्य प्रदेश, भारत सरकार यदि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें जो मध्य प्रदेश का योगदान होगा वो कितना होगा, $550 बिलियन का होगा। ये मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना है, $1 ट्रिलियन का। ठीक है, $5 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन जो है यूपी अपना सपोर्ट करने की बात करता है। दूसरी चीज क्या है, स्थिर कीमत। ठीक है, इस वर्ष 2022-23 में आपका जो अग्रिम अनुमान पर आधारित है वो जीडीपी कितने रेट से बढ़ी है, जो स्टेट जीडीपी है, एसजीडीपी जो है, या जीएसडीपी जो हम कह सकते हैं, स्टेट जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 7.06% है। ये हमारे लिए एक डेटा निकल के आ गया। फिर क्या है, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो 2011-12 में ये लगभग 38,497 रुपए थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 65,023 हो गई है, 65,023। याद रखिएगा, स्थिर कीमतों पर बात हो रही है, स्थिर कीमतों पर बात हो रही है, चालू कीमतों पर बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस अवधि के दौरान मतलब लगभग 10 वर्षों में 70% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 70%, 70% ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रति व्यक्ति आय में विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 5.7% की वृद्धि हुई है। कितना, यदि हम 2022-23 के आंकड़े देखें और 2021-22 के आंकड़े देखें तो वहां पर लगभग 5.67 की वृद्धि आपको देखने को मिल रही है आपके पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, पिछले वर्ष जो थी उसमें 5.67 का क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, और अब वर्तमान में आपको कितना देखने को मिल रही है, 65,023 आपको देखने को मिल रही है प्रति व्यक्ति आय, जो पहले कितना हुआ करती थी, 38,497 2011-12 में, है ना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार 2001 में कितना बजट था, 16,393 करोड़। देखिए छोटा सा बजट हुआ करता था, 16,393 करोड़। कब था ये था आपका 2001 में, है ना। लेकिन अब 2001 की तुलना में इसमें लगभग 15 गुना की वृद्धि हो गई, और प्रदेश का बजट जो है वो कितना हो गया है, 2,47,715। कितना, 2,47,715 करोड़ रुपए का बजट हो गया है 2023-24 का जो बजट है वो। और पिछले वर्ष की बात करें, 2022-23 की जो बजट की बात करें तो वो लगभग था आपका 2,17,000 आपका 313, 2,17,313 करोड़। ठीक है, मतलब उसमें भी लगभग 40,000 करोड़, ठीक है, 30,000 करोड़ की क्या हुई है, वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब कितने परसेंट बढ़ गया है, 14%। यदि हम बात करें 2022-23 और 2023-24 ये दो बजट की बात करें तो लगभग आपके वर्तमान बजट में लगभग 14% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, बजट का आकार पता चल गया, आपकी स्टेट जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो पता चल गई। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पता चल गई, $5 ट्रिलियन में $550 बिलियन का योगदान करेगा भारत, मध्य प्रदेश, ये पता चल गया। ठीक है, और ये भी पता चल गया कि लगभग 2001 से 2022 तक जो बजट का आकार है उसमें 15 गुना की वृद्धि हो गई। कितने गुना की वृद्धि हो गई है, 15 गुना की वृद्धि हो गई है। और जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट के आकार की यदि हम बात करें तो बजट के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में जो पूर्व अनुमान था उसकी तुलना में लगभग 14% की वृद्धि आपको देखने को मिली है। और यदि हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो लगभग 5.67% की वृद्धि आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं। राज्य ने राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन का मतलब होता है जो आपका फिजिकल जो आपका डिसिप्लिन है उसका मतलब क्या है कि राजकोषीय घाटे को निरंतर कम करने की बात की जाती है। राजकोषीय घाटा क्या आपने सबने इकोनॉमी में पढ़ा है ना, तो आपका जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसके तहत उसका निरंतर पालन किया जा रहा है, तो ये तो पालन करना ही चाहिए, है ना। उसका अनुपात 2005 में कितना था, 39.5% था, वह घटकर 2020 में कितना रह गया है, 22.6% हो गया है। राज्य शासन का पूंजीगत व्यय,
ठीक है। कैपिटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 37,089 करोड़ रुपए है, जो 23.18 से बढ़कर 45,685 बजट अनुमान जो है उसमें आपको दिखाया गया है, 45,685 करोड़ हो चुका है। ठीक है, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं नहीं। यहां पे आप देखिए 2018-19 से 2021-22 के बीच राज्य का अपना राजस्व कितना बढ़ा है, मतलब 3 सालों में 7.94% बढ़ा है। क्या बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। ठीक है, क्या बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन उसमें यदि हम केंद्रीय कर की बात करें, यदि हम केंद्रीय कर की बात करते हैं तो केवल कितना बढ़ा है, 0.59%। यदि हम सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं तो केवल 0.59% ही उसमें वृद्धि आपको देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देखेंगे केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पिछले वर्ष की तुलना में 9.81% बढ़ी है। यह राजस्व प्राप्तियों में सुधार की शुरुआत को दर्शाता है, जिससे राजकोषीय समेकन यानी कि फिस्कल कंसोलिडेशन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी कि लगातार क्या हो रहा है, आपके जो रेवेन्यू है उसमें क्या हो रही, ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। यह डेटा आपको याद रखना है कि अपना राजस्व की यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो उसमें 7.9% जो आपका वृद्धि है वो आपको देखने को मिली है, जबकि केंद्रीय करों में केवल 0.59% है ना। और पिछले वर्ष की तुलना में यदि हम कह सकते हैं यहां पर बात करें तो लगभग 9.81% यहां पर वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं राजस्व प्राप्तियों में यदि वृद्धि हो रही है, यानी कि सरकार की आय बढ़ रही है, इसके आधार पर क्या होगा, जो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा वो कम होगा। ठीक है, यही आपको बताया गया है ना। उसके बाद देखिए यहां पर सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण सरकारी बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2022 में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, यानी कि आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के साथ क्या किया गया, उसको जोड़ा गया है और उसको नाम क्या दिया गया, उसको नाम दिया गया है ई कुबेर। ठीक है, क्या दिया गया है, ई कुबेर नाम दिया गया है। ई कुबेर और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, जितने भी डीबीटी हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैं, तो उनको क्या किया गया, अलग अलग जो आपके कोषालय हैं, खजाने हैं, वहां से क्या होता है, पैसे आहरित किए जाते हैं, तो उनको सबको एक साथ जोड़ा गया है ई कुबेर के साथ। ये आपको यहां पर बताया गया है। और ये सब और कुछ नहीं बल्कि सरकारी जो बैंकिंग व्यवसाय है, जो गवर्नमेंट बैंकिंग कॉमर्शलाइजेशन है, ठीक है, कॉमर्शियल जो बैंकिंग है उसको क्या किया जा रहा है, उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है। और इसके लिए दिसंबर 2022 में क्या किया गया है, ई कुबेर के साथ इसको क्या किया गया, एकीकृत किया गया। यहां पर साफ साफ लिखा है IFMIS, यानी कि इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम बढ़े, आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में वर्ष 2005-6 से 2022-23 की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र को ऋण, प्राइमरी सेक्टर, चलिए यहां पर हम क्या देख रहे थे, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग में क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया है 15.45% से अब इसको क्या किया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है ना। इसका मान 9,437 करोड़ रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 2,15,427 करोड़ रुपए हो गया है। और इसी क्रम में कृषि ऋण में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 13.41% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा MSME में 30.22% की वृद्धि हुई है। तो दो चीज आपको याद रखना है, कृषि ऋण में वृद्धि हो गई है 13.41% और MSME में आपकी वृद्धि हो गई है 13.22% की वृद्धि यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद राज्य में कुल अग्रिम एडवांस का जो है 59.41% ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को दिया जा रहा है। प्राथमिकता प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग से ही रिलेटेड है। प्राथमिकता क्षेत्र खासकर आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर ये चीजें आपको क्या की जाती है, ऋण दी जाती हैं, जो 40% के राष्ट्रीय औसत लक्ष्य से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर यह कहा जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर को लगभग 40% ऋण दिया जाना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मध्य प्रदेश में 59.41%, मतलब 59.41%, आपका 41% ही कहते हैं, 41 नहीं कहते हैं, है ना। तो उतना आपका क्या हो रहा है, वृद्धि वहां पर देखने को मिली है। कृषि को कुल ऋण जो है 32.2% प्राप्त हुआ है, जो 18% के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है। ठीक है, यानी कि आपका चाहे टोटल प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण हो वो भी आपके राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, और चाहे कृषि क्षेत्र का जो ऋण हो वो 18% है, लेकिन आपके मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह 32.2% आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि 2014 में क्या किया, भारत में 2014 में जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। और जनधन योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 3.85 बैंक अकाउंट क्या किए गए हैं, खोले गए हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट से ही क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है। उसके बाद क्या है, डिजिटल जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आपके 3 जिले बैतूल, इंदौर और विदिशा ने क्या किया, 100% वित्तीय समावेशन, 100% फाइनेंशियल, आपका 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल
इंक्लूजन वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 3 है, बैतूल, इंदौर और विदिशा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूहों द्वारा अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया जा रहा है। इसमें आपको सिर्फ नंबर याद कर लेने हैं। मध्य प्रदेश में 12-13 में लगभग 19,000 के आसपास थे, ठीक है। वर्तमान में ये लगभग 4,20,000 के आसपास बढ़ गए हैं। आप देखिए लगभग, देखिए कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना। अब कुल मिला के 19-20 हजार से लगभग 4 लाख 10 वर्षों में आप कह सकते हैं लगभग 20 गुना की वृद्धि हुई है। 20 से 21 गुना की वृद्धि हुई। 21 गुना आपके स्वयं सहायता समूहों की संख्या में वृद्धि हो गई है। और स्वयं सहायता समूहों की संख्या में वृद्धि होना आपकी महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके स्वयं सहायता समूह है ये महिलाओं के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए कृषि, खाद्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे राज्य ने लगभग 174 लाख टन 2013-14 में जो उत्पादन होता था किसका, गेहूं का, अब वो कितना हो गया है, अब वो हो गया है लगभग आपका 352.7 लाख टन, लगभग 2 गुना हो गया, ठीक है। मतलब 10 वर्षों में गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश में लगभग 2 गुना हो गया। ये एक डेटा हो गया आपके लिए। इसी तरह इस अवधि में धान का उत्पादन भी 53 लाख हेक्टेयर से कितना हो गया है, 131, ये भी लगभग 2 गुना ही हो गया है। 2 गुने से भी बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 2.2 आपका गुना कह सकते हैं, है ना। अब 53 लाख से देखिए 131 तक पहुंच गया, 131 लाख टन, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं 2020-21 की तुलना में 21-22 में क्या हुआ है, फसल क्षेत्र में 5.46, फसल क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 5.6%, है ना। उसके बाद कुल फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, टोटल जो क्रॉप्स प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 4.16%, है ना। उसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हैं 2023 को क्या किया गया, बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं बाजरा वर्ष मिलेट ईयर है, ठीक है। और उस मिलेट ईयर को आप यहां पर देखेंगे श्री अन्न के नाम से भी जाना जा रहा है। तो मतलब आपसे पूछा जा सकता है श्री अन्न किसे कहा जाता है। अब चूंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी आ गया तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो श्री अन्न और कुछ नहीं बल्कि बाजरा है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश भारत में कोदो कुटकी के प्रमुख उत्पादकों में से एक है ना। और आप जानते हैं जो कोदो कुटकी है, कोदो और कुटकी जो है ये आपके ओडीओपी में भी आपका आ रहा है। ओडीओपी ये आपके डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है जो आपका ये श्री अन्न है कोदो कुटकी, ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत एक प्रोडक्ट है, तो आप बता देंगे डिंडौरी, है ना। उसके बाद देखिए सरकार ने कोदो कुटकी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी राज्य मिलेट मिशन, ठीक है। एमपी राज्य मिलेट मिशन पूछा जाए कब आया था, तो आपका 2020 में आया था, वो भी यहाँ पे बता दिया गया। उसके अलावा कृषकों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आप जानते हैं 2016 में आई थी। 2021-22 में 90 लाख से अधिक किसानों की फसल बीमा किया गया है। 2021-22 में कितने, 90 लाख किसान, 90 लाख कहाँ के, 90 लाख मध्य प्रदेश के किसानों को क्या किया गया, इस बीमा से बीमित किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसके तहत आपको गिरदावरी क्या किया जाए, गिरदावरी संचालन की प्रक्रिया से जोड़ने का काम जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ये देखिए मध्य प्रदेश राज्य क्या है, प्रथम है, ठीक है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही क्या किया जा रहा है, गिरदावरी को जोड़ा गया है। और लगभग आपको यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान के अंतर्गत लगभग 85 लाख में से 76 लाख लाभार्थियों की खसरा जानकारी दर्ज कराई गई है। किसके माध्यम से, गिरदावरी के माध्यम से, फसल गिरदावरी के माध्यम से लगभग 85 लाख में से 76 लाख किसानों को यहां पर खसरा की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, ठीक है। सिंचाई में भी क्या हुआ है, महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सिंचाई में आप देखिए 585% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 585% की वृद्धि एक वर्ष में नहीं हुई है। ये 2003-2004 हर जगह आपको बजट में यहाँ पर आपके इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2003-04 ही वो समय था जब वर्तमान मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री बने थे, और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो ये लगभग 19-20 सालों में जो अंतर हुआ है उसको साथ में दिखाया जा रहा है। तो पहले क्या थी, जब आपके 2003-04 में जो सिंचाई क्षमता थी वो लगभग 7,68,000 हेक्टेयर थी। 2022 में ये कितनी हो गई है, 45 लाख हेक्टेयर। और 2025 तक जो लक्ष्य रखा गया वो कितना, 65 लाख हेक्टेयर का। ये आपको सिंचाई के संबंधित जब आप प्रश्न लिख रहे होंगे तो वहां पर ये डेटा आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है, राज्य जल नीति 2022 में आई, ये भी आपको बता दिया गया। राज्य जल नीति का प्रारूप तैयार किया गया है कब, 2022 में, है ना। नई नीति में क्या किया गया, जल संसाधन संरक्षण और सुरक्षा के लिए पारंपरिक ज्ञान यानी कि सिक्योरिटी के लिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्या करने का, इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है राज्य जल नीति 2022 में, ठीक है। फिर उसके बाद रामसर साइट में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की साइट्स हैं, आप जानते हैं 1971 का रामसर सम्मेलन 2 फरवरी के तहत ये रजिस्टर्ड की जाती हैं जो आर्द्र भूमियां होती हैं। और उनके तहत मध्य प्रदेश में इस बार 3, ठीक है। इंदौर में सिरपुर आर्द्र भूमि, ठीक है, यशवंत सागर भी इंदौर में ही है, और शिवपुरी जो है, शिवपुरी में आपका सांख्य सागर
सागर जो झील है उसको क्या किया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब टोटल जो रामसर साइट हैं आपके मध्य प्रदेश में वो कितनी हो गई हैं, 4। इसके पहले आपका केवल भोज था जो आपका रामसर साइट था मध्य प्रदेश में, 3 और हो गई है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में वर्ष 2015 से 2022 तक यानी कि 7 वर्ष में लगभग क्या हुआ है, प्रति वर्ष पर ईयर कितनी वृद्धि हुई है, पर ईयर लगभग 15.39% की रेट से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ना। मत्स्य उत्पादन में लगभग 15.39% से क्या हो रही, ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल रही है। 2021-22 में प्रदेश हीरा हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, यानी कि आपका डायमंड, ठीक है, उसके साथ साथ कॉपर और आपका मैग्नीज, उसके साथ साथ इनके उत्पादन में क्या है, इन तीनों के उत्पादन में फर्स्ट है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो रॉक फॉस्फेट जो कि आपका झाबुआ में मिलता है, चूना पत्थर, इनमें क्या है, सेकंड है ना। और कोयला के उत्पादन में यानी कि कोल प्रोडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोल प्रोडक्शन में आपको तीसरा स्थान देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का पूरे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे खनिज से संबंधित डेटा मिल गया, रॉक फॉस्फेट और चूना में आपका द्वितीय, उसके साथ साथ आपका हीरा, तांबा और मैग्नीज में आपका क्या हो जाएगा, हीरा, तांबा और मैग्नीज में आपका हो जाएगा, हीरा, तांबा और मैग्नीज में हो जाएगा आपका पहला और कोयले में आपका तीसरा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आगे क्या कह रहा है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, ठीक है। क्या क्या है, इंडस्ट्री, ट्रेड, अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के संदर्भ में क्या क्या डेटा है ये देख लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं 550 बिलियन डॉलर यानी कि 550 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को लक्षित करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आपका डिफेंस है ना, और नवीकरणीय ऊर्जा, आपका रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों और निर्यातक हितों के बीच सेतु बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद यानी कि मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल आपका गठित किया गया। और कब किया गया ये भी आप याद रखिएगा, 4 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था, आपको यहां पर क्लियरली बता दिया गया कि फूड प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, डिफेंस है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, इन सबको ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी नीतियों को क्या करना है, सरकारी नीतियों और निर्यातक हितों को के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में क्या किया गया, या ट्रेड प्रमोशन काउंसिल की स्थापना की गई है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश में स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नवाचार यानी कि आपका कह सकते हैं कि इनोवेशन, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022, ठीक है, लाई गई। और 4 मार्च 2022 को ट्रेड प्रमोशन काउंसिल भी लाया गया है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्टार्टअप नीति 2022 में तो आई, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी ये आपको बताना है ना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का भी शुभारंभ किया गया है 2022 में, ये भी एक क्वेश्चन मिल गया आपको। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश भी लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। 2021 से 22 की अवधि में राज्य में लगभग 1560 करोड़ रुपए है ना, एक वर्ष में 1560 करोड़ की एफडीआई। जब आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सेकंड पेपर लिख रहे होंगे मेंस में, तो वहां पर आपकी इंडियन इकोनॉमी से संबंधित चैप्टर है, और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित चैप्टर में ये आपको क्लियरली वहां पर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और नहीं भी पूछा जाएगा तो आप जब विदेशी व्यापार के संदर्भ में चीजें लिख रहे होंगे या विदेशी निवेश के संबंध में चीजें लिख रहे होंगे, तो वहां पर इस डेटा का आप प्रयोग कर सकते हैं कि लगभग 208 मिलियन यूएस डॉलर, या कह सकते हैं 1560 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, यहाँ पर 1560 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला है, आपका विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, ठीक है। चलिए इसमें तो और कुछ है नहीं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लैंड लॉक्ड राज्यों में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ठीक है, हरियाणा के बाद, ये भी आपको याद रखना है, किसके बाद, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, है ना। आगे देख लीजिए, मध्य प्रदेश में निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। ये तो ठीक है भाई साहब, उल्लेखनीय कार्य तो हर जगह किया ही जाता है ना। 5 वर्ष में आपका लगभग 8.4% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 8.4% की वृद्धि, ठीक है। वो भी कैसे हुई है, औसत वार्षिक वृद्धि, हर वर्ष लगभग 8.4% की वृद्धि की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 2021-22 में जो निर्यात हुआ है वो लगभग 2021-22 में जो निर्यात हुआ है 58,407 करोड़ रुपए,
58,407 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, निर्यात, यानी कि आपका क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ है, मध्य प्रदेश से हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा इकोनॉमी में पर्यटन के महत्व को समझते हुए अनेकों योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चयनित सर्किटों एंड टू एंड समर्थन दिया जा रहा है। पर पर्यटन के पूर्ण पैकेज के रूप में 50 स्थानों का चयन किया गया है ना। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें क्या किया गया, लगातार आपके पर्यटनों को क्या किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें आपसे, यदि हम अगले डेटा की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्यटन का बजट आवंटन 11.2 करोड़ रुपए से लगभग 21 गुना बढ़ते हुए कितना हो गया है, वो आपका हो गया 244.6 करोड़ रुपए। पहले कितना हुआ करता था, 11.2 करोड़ 2004-5 में। लगभग 15 से 16-17 सालों में लगभग वो कितने गुना बढ़ गया, 21 गुना बजट का, पर्यटन का बजट। और पर्यटन के बजट बढ़ने के पीछे एक ही उद्देश्य है, पर्यटन को बढ़ावा देना। और जब हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं तो और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, उस क्षेत्र विशेष में जहां पर वो पर्यटन स्थल है, जहां पर वो पर्यटन स्थल है उस क्षेत्र विशेष में क्या होता है, उस पर्यटन स्थल वाले क्षेत्र विशेष में आपके रोजगार की संभावना बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की संभावना बढ़ने से वहां पर आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें विद्युत क्षमता की, तो विद्युत क्षमता 2003 में कितनी थी, मात्र 5173 मेगावाट थी, जो लगभग 5 गुना से अधिक बढ़ चुकी है 2022 तक। लगभग आप समझिए कि 20 सालों में 5 गुना की वृद्धि हुई है और वर्तमान में ये लगभग 28,000 मेगावाट है। और नवीकरणीय ऊर्जा भी इसमें जुड़ी हुई है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी सहित, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी सहित लगभग 28,000 मेगावाट आपको मध्य प्रदेश का विद्युत उत्पादन, विद्युत क्षमता आपको देखने को मिल जाएगी, जो लगभग 15 से लगभग 20 वर्षों में 5 गुना उसमें क्या हुई है, वृद्धि आपको देखने को मिली है। ठीक है, बिजली की उपलब्धता में लगभग 207% की वृद्धि हुई है। पहले क्या होता था, रात रात भर लाइट नहीं रहती थी, अब लगभग सब जगह पर आपको देखने को बिजली की उपलब्धता आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा गया 207% की वृद्धि हुई है। जब 207% की वृद्धि हुई भाई साहब, तो पर पर्सन जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ गई है। वो पहले 570 किलोवाट थी, अब 2022 में बढ़कर 1184 या 1185 कह सकते हैं किलोवाट पर आवर कह सकते हैं, यहां पर आपको देखने को किलोवाट आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद 2003 से लेकर 2022 तक सड़कों का निर्माण आप यहां पर देखिए, पहले 44,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया, 4 लाख किलोमीटर हो गया। लगभग 10 गुना यहां पर भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही। लगभग कितना, लगभग 10 गुना, 10 गुना से थोड़ा सा कम है, लगभग 10 गुना कह सकते हैं कि यहां पर सड़कों के निर्माण में भी वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, यानी कि आपके सड़कों की लंबाई भी लगातार बढ़ रही है ना। उसके बाद यदि देखें ग्वालियर झांसी NH75, मनगावा रीवा यूपी बॉर्डर NH27, मतलब कुल मिला के आप ये समझिए कि आपके पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए जो आपके बॉर्डर स्टेट या बॉर्डर के आसपास के जो नेशनल हाईवेज हैं उनको पूरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। जैसे आपका ग्वालियर झांसी हो गया, तो वहां पर आप ग्वालियर झांसी से कहां जुड़ जाएंगे, यूपी से जुड़ जाएंगे, NH75 से। यूपी बॉर्डर, उसके बाद सिवनी महाराष्ट्र से आप कहां से जुड़ जाएंगे, महाराष्ट्र बॉर्डर से जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार बेहतर पहुंच आपको सुनिश्चित करनी है, इंटर स्टेट एक्सेस आपको बनाए रखना है ना। भविष्य के शहरी आवागमन के मुख्य स्रोत के रूप में जानी जाने वाली मेट्रो रेल भी आपको लगातार इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, चाहे भोज मेट्रो हो, चाहे आपका भोज मेट्रो हो या फिर आपका इंदौर वाला मेट्रो हो, है ना। तो ये दोनों ही मेट्रो दोनों ही शहरों में, जो मुख्य शहर है मध्य प्रदेश के, जो आपका इंदौर और भोपाल है, यहाँ दोनों जगह पर मेट्रो का विकास किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए दूरगामी लक्ष्य तय किए गए हैं। अक्षय ऊर्जा राज्य की अनेक प्रतिबद्धताओं में से एक है। वर्ष 2030 तक कुल जो अभी ऊर्जा उत्पादन है उसका लगभग 2030 तक आपको 50% कहां से करना है, अक्षय ऊर्जा से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2030 तक। 2030 तक जो आपकी जरूरतें हैं, ऊर्जा जरूरतें हैं, उस ऊर्जा जरूरतों का लगभग 50% कहां से करने का लक्ष्य रखा गया है, अक्षय ऊर्जा से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं उसके लिए क्या किया जा रहा है, अक्षय ऊर्जा उपकरण, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं कि आकर्षित किया जा रहा है, बिजली व्यापार, है ना, को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 भी लागू की गई। यानी कि आपसे पूछा जाए रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी आपकी कब आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी भी आपकी 2022 में क्या हो चुकी है, आ चुकी है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। ओंकारेश्वर में 3050 करोड़ रुपए के निवेश से 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट का कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सही है, ये भी आपका एक तरह से अचीवमेंट ही है सरकार के लिए, उसलिए उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पर इसको दिखा दिया है ना। वर्ष 2027 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 20,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। 20,000 मेगावाट, आप सोचिए 2027 तक, ठीक है, 20,000 मेगावाट 2027 तक। थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य बड़े होते हैं तभी तो हम वहां तक पहुंचते हैं, तो लक्ष्य हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार भी उस चीज को फॉलो कर रही है और बड़े बड़े लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित कर रही है ना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी है इसमें, इनोवेशन पॉलिसी 2022 में लाई गई है। किसकी है? मध्य प्रदेश की, है ना। अभिनव नीति है यानी कि नवाचारी नीति है, नई नीति है, जिसमें राज्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च और इनोवेशन के इकोसिस्टम को क्या किया जाएगा? स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल 601 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं। पूछा जा सकता है कितने अटल टिंकरिंग लैब, तो 601 हैं, है ना। 145 मध्य प्रदेश के उन क्षेत्रों में हैं जहां पर आपके ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला है आपका समावेशी सामाजिक विकास यानी कि इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। इंक्लूसिव सोशल डेवलपमेंट में आपका क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है लगातार, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 भी लॉन्च कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत क्या हुआ था। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत ही की गई थी भ्रूण हत्या को कम करने के लिए, ठीक है। जो गर्भ में ही आपके फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता था उसकी संख्या को कम किया जा सके, इसके लिए लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसके एक तरह से सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के कारण ही क्या हुआ है, आपके जन्म के समय का जो लिंगानुपात है वो बढ़ चुका है। जो आपके राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो हुआ था 2015 से 16 में, उसमें ये 927 था। लेकिन अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है, 5वें नंबर का जो आया है 2019 से 21 के बीच का, उसमें ये कितना हो गया है? 956। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लाडली लक्ष्मी योजना की। लाडली लक्ष्मी योजना के परिणाम स्वरूप ही ये संभव हो पाया है ना। यहाँ पर यदि हम देखें इसी क्रम में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 2005 में साक्षर महिलाओं का अनुपात जो 44.4 था वो 5वें में बढ़कर कितना हो गया? 65.4, यानी कि 44.4 से कितना हो गया? 65.5। लगभग कितने वर्षों में? लगभग आपका 13 से 14 वर्षों में ये आपका ग्रोथ आपको देखने को मिली है। उसके बाद देखिए वर्ष 2022 में संपन्न पंचायत निर्वाचन में, आम निर्वाचन में बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जीती हैं। कितनी महिलाएं जीती हैं? लगभग 17,000 महिलाएं जीती हैं। कितनी? 17,000। और 17,000 महिलाएं अलग अलग में पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद और जिला सदस्यों के रूप में वो चुनी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण को क्या करता है? दर्शाता है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति विकास हेतु क्रियान्वित किया जा रही अनुसूचित जनजाति उपयोजना 2004-5 में कुल बजट आवंटन लगभग 1662 करोड़ रुपए किया गया। इसमें ज्यादा बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है ना। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश द्वारा 15 नवंबर, ये महत्वपूर्ण है, 15 नवंबर 2022 को याद रखिएगा, 2022 को, ये आपका 1922 नहीं है, 2022 है। क्या किया गया है? पेसा एक्ट लागू किया गया है। पेसा एक्ट कितना क्या लागू किया गया? पेसा एक्ट। पेसा एक्ट कब आया था? आपको पता है 1996 में। पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरियाज 1996 में आया था और मध्य प्रदेश 7th स्टेट बन गया है, 7वें नंबर का स्टेट बन गया है जहां पर पेसा एक्ट को लागू किया गया है। कब लागू किया गया? 15 नवंबर को लागू किया गया। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, उसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस जो 2022 था उसके दिन पेसा एक्ट को लागू कर दिया गया। लगभग 89 जो आपके क्या हैं? विकास खंड हैं, 89 विकास खंड हैं, 89 जो ब्लॉक हैं वहां से, वो भी कौन से ब्लॉक? जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से इसको क्या किया गया? शुरू किया गया, ठीक है। तो जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार का ये जो एक कह सकते हैं कि एक इनिशिएटिव है उसके तहत ही क्या किया जा रहा है। यहाँ पर जल, जंगल, जमीन, श्रम, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय परंपराओं के सुदृढ़ीकरण के अधिकार प्राप्त होंगे और इसके तहत क्या होंगे? जो ट्राइबल क्षेत्र की पंचायतें होंगी उनके अधिकार क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, है ना। आगे देख लेते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या क्या डेटा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्या आंकड़े हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़ों की बात करें तो मध्य प्रदेश
प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि एजुकेशन क्वालिटी की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, प्रथम चरण में लगभग 370 स्कूलों को किस में कन्वर्ट किया गया है, सीएम राइज स्कूल में कन्वर्ट किया गया। सीएम राइज स्कूलों में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में विशेषकर स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के स्कूल तक पहुंच बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, साइकिल वितरण योजना। ठीक है, कितने लोगों को, 1 लाख छात्रों को साइकिल वितरण योजना शुरू की गई है ना। फिर उसके बाद बालिका शिक्षा मध्य प्रदेश की प्राथमिकताओं में से एक है, सबको पता है, कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय, और वो कन्या जो छात्रावास, ठीक है, यानी कि आवासीय विद्यालय, आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है ना। लगभग 56,000 बालिकाएं क्या है, लाभान्वित हुई हैं, ये भी महत्वपूर्ण डेटा है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं गांव की बेटी योजना, गांव की बेटी यहाँ पढ़ लिख सकें, जो महिला शिक्षा उसको प्रोत्साहित किया जा सके, इसके लिए गांव की बेटी योजना शुरू की गई। और इसके लिए क्या किया गया है, आपके स्नातक पाठ्यक्रम से संबंधित जो महिलाएं, जो बालिकाएं होंगी, उनको लगभग 500 रुपये प्रति माह अधिकतम 10 महीने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको 2022-23 में कुल 23,269 छात्रों को यह लाभ दिया गया है। ठीक है, गाँव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना के माध्यम से इस वर्ष 1,66,000 से अधिक छात्रों को लाभान्वित किया गया है। गाँव की बेटी योजना केवल गाँव के लिए है, लेकिन प्रतिभा किरण योजना गांव और शहर दोनों के लिए यहां पर आपको उपयोगी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में कुल 10,88,000 यानी कि लगभग 97.66 यहां पर क्या होगा, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र संचालित है ना। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 362 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। शिशु मृत्यु दर यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, IMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और उसके साथ साथ मातृत्व मृत्यु दर जिसको हम कहते हैं MMR, है ना। इसमें क्या हुआ है, उसके अलावा कुपोषण जिसको हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन, इसमें कमी लाने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित किया गया। कहाँ गठित किया गया, मध्य प्रदेश में, और ये लगातार काम कर रहा है, प्रभावी रणनीति के साथ, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के साथ ये काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ कमी भी आई है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर लगभग 64.6% उसमें वृद्धि हुई है ना। उससे घटकर कितना हो गया, लगभग 49.2 प्रति हजार हो गया है ना। आप देखिए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो मृत्यु दर है वो पहले 64.6 थी, उससे कम होकर कितनी हो गई, 49.2 प्रति हजार आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, वहीं कम वजन, है ना, वहीं कम वजन के जो बच्चे होते थे, वो जो 48% का डेटा था वो घटकर कितना हो गया, 43% हो गया है। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। गंभीर कुपोषण जो था, जो एक तरह से कह सकते हैं कि सीरियस माल न्यूट्रिशन था, वो 9.2% से घटकर कितना हो गया, 6.5% हो गया है। और ये जो स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रहा है उसकी चीजें यहाँ पर आपको दिख भी रही हैं, है ना। उसके बाद देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 जो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 3 है 2005-06 का, उसके अनुसार संस्थागत प्रसव में 26% पहले था, जो आपके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग कितना बढ़ चुका है, 90.7%। आप देख रहे हैं कितनी वृद्धि हो रही, 26% से हम कहां पहुंच गए हैं, 90.6%, 7% तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद बाल मृत्यु दर की बात करें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2005-06 में ये 70 थी, जो घटकर 2022-23 में कितनी हो गई, 2019-21 में कितनी हो चुकी है, 41.3। ये आपका किसका डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, जो कब से कब तक का सर्वे है, 2019 से लेकर 2021 तक का। इसका सर्वे बता रहा है कि आपका जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है वो कितना हो चुका है, 41.3 तक पहुंच गया है। उसके बाद रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया SRS के अनुसार 2005-06 में मध्य प्रदेश का मातृत्व मृत्यु अनुपात 335 था, जो अब घटकर कितना हो गया, 173 हो गया है। ठीक, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत PP मॉडल के आधार पर प्रदेश में निम्न बेस्ट प्रैक्टिस संचालित की जा रही है, ये भी महत्वपूर्ण है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, है ना। 51 जिला अस्पताल संचालित हैं प्रत्येक जिले में, ये भी आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई महत्वपूर्ण डेटा है नहीं, इसको आपको याद, थोड़ा सा इसको स्किप कर जाना है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर CT स्कैन सुविधा के अंतर्गत 50 जिला चिकित्सालयों में, 4 सिविल अस्पतालों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को एवं आयुष्मान कार्डधारी रोगियों के लिए निःशुल्क CT स्कैन सुविधा प्रदान की जा रही है। अब देखिए आपका फ्री में क्या होगा, फ्री में आपका CT स्कैन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी सुविधा है। सामान्यतः जो गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ऐसा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप ये देखेंगे कि CT स्कैन एक महंगी प्रक्रिया है, जिसके तहत लोग अपनी पूरी कमाई ही क्या करते हैं, उस कह सकते हैं चिकित्सा सुविधा में गवा देते हैं। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि 50 जिला चिकित्सालयों और 4 सिविल अस्पतालों में गरीबी रेखा के नीचे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए क्या किया गया है, निःशुल्क आपका CT स्कैन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उसके लिए उसके बाद कैंसर जो एक खतरनाक बीमारी, उसकी देखभाल हेतु वर्तमान में
मध्य प्रदेश के 51 जिलों में प्री कैंसर के उपचार हेतु थर्मल अब्लेशन डिवाइस के साथ डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैंसर केयर मॉडल अंतर्गत डे केयर कैंसर किया गया है, डे केयर कैंसर कीमोथेरेपी यूनिट स्थापित की गई है ना। यहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली की नवीन व्यवस्था के अंतर्गत उन्नत तकनीक की सहायता से एम्बुलेंस सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 2052 एम्बुलेंस संचालित है। कितनी? 2052। और 3 प्रकार के वाहन सम्मिलित हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट और जननी एक्सप्रेस। जननी एक्सप्रेस सामान्यतः किसके लिए है? ये जब आपका जो डिलीवरी होनी होती है, ठीक है, जो गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी होनी होती है उसके लिए काम करती है जननी एक्सप्रेस योजना, जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 का था, उसके तहत ये चीजें शुरू की गई थी, जननी एक्सप्रेस योजना जैसी, है ना। उसके अलावा एम्बुलेंस में जो आपकी 3 कैटेगरी है, एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट और जननी एक्सप्रेस, ये आपके लगभग संख्या जो है मध्य प्रदेश में लगभग 2052 बताई जा रही, जो एक बड़ी संख्या है, जिसके आधार पर ग्रामीण और उसके साथ साथ दूर दराज के इलाकों में भी आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज है उनको क्या किया जा सकता है, उन हेल्थ फैसिलिटीज को भले ही वहां ना पहुंचाया जा सके, लेकिन जो शहरी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वहां तक उन एम्बुलेंस के माध्यम से क्या किया जा सकता है, आपके उन दूर दराज के इलाकों के जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको क्या किया जाता है, यहां तक उनकी एक्सेस या यहां तक उनकी पहुंच को आसानी से और कम समय पर यहां पर सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है। अब जो अगला है सुशासन एवं सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, यानी कि गुड गवर्नेंस और कल्चरल इकोनॉमी। गुड गवर्नेंस क्या है आपका? गुड गवर्नेंस और जो आपकी कल्चरल इकोनॉमी है उसके संदर्भ में यहां पर बात करनी है थोड़ा सा। ठीक है। तो गुड गवर्नेंस और कल्चरल इकोनॉमी क्या कह रही है? जन सामान्य की समस्याओं, यानी कि जो पब्लिक की आम जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं, उनके तहत क्या किया गया, जुड़ी गतिविधियों के सुगम एवं पारदर्शी संचालन के उद्देश्य से अनेकों प्रयास किए गए हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से जन तक सेवाओं और सुविधाओं की पहुंच बढ़ाई गई है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो 2000 कब आया था? 10 में आया था, है ना। उसके अलावा समाधान ऑनलाइन, समाधान 1 दिवस, प्रगति साइबर तहसील, एमएलए डैशबोर्ड, जन सुनवाई मध्य प्रदेश, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, लोक सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र की स्थापना और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री जन सेवा योजना, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम इत्यादि इस दिशा में प्रमुख प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब जैसे आपके मेंस एग्जामिनेशन प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश ई गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है, मध्य प्रदेश सुशासन के लिए क्या कर रही है, बस कुछ नहीं करना, ये इसी पैराग्राफ को उठा के लिख देना है। इस पैराग्राफ को आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का जो ई गवर्नेंस का मॉडल है वो पूरे इसी पर आधारित है ना। सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 181, आप सब जानते हैं, है ना। इस हेल्पलाइन के द्वारा 2014 से जनवरी 2023 तक लगभग 2 करोड़ 5 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं। हालांकि इसका मिसयूज भी हो रहा है, लेकिन आप यहां पर ये देखेंगे कि लगभग 98.8% जो इसमें शिकायतें हैं उनका निवारण भी कर दिया गया। कई बार तो ऐसा होता है वहां के लोग जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहां के शिकायत को दर्शाने के लिए, शिकायत को सही ढंग से उसका निवारण दिखाने के लिए खुद शिकायत करते हैं और खुद उसका निवारण भी करवा लेते हैं, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 2023 तक 48 विभाग यानी कि 48 डिपार्टमेंट की लगभग 696 सेवाएं, यानी कि 48 डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की लगभग 696 जो सर्विसेज हैं उनको यहां पर नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है उसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ये कब हुआ था? शुरुआत 2012 में, है ना। मिशन मोड परियोजनाओं के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है उसको जिला उप जिला स्तर की सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए की गई है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर सुशासन के लिए क्षमता संवर्धन, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ने कर्मचारियों के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने और सभी शासकीय कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए क्या किया गया है? TCU, ठीक है, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन यूनिट, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना की गई है। और राज्य के जो 51 जिले हैं उनमें ई दक्ष केंद्र क्या बनाया गया है? ई दक्ष केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। तो आप पूछा जा सकता है कि ई दक्ष केंद्र कितने स्थापित किए गए हैं? तो ई दक्ष जो केंद्र है वो कहां स्थापित किए गए हैं? आपके जिलों में। और जिले कितने हैं सर? जिले हैं आपके 51। ये चीज आपको याद रखनी है। 2023 तक मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों के लगभग 5 लाख
5,80,000 कर्मचारी जो हैं ई दक्ष केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो चुके हैं। ये डेटा भी आपको याद रखना है। ई दक्ष केंद्र जो है लगभग 5,80,000 जो आपके कर्मचारी हैं वो इससे क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद देखिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण एवं डेटा की गुणवत्ता और सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं प्रदेश में जो शहरी स्थानीय निकाय हैं यानी कि आपके अर्बन लोकल जो बॉडीज हैं उनकी संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। 2003-4 में राज्य में यूएलबी की कुल संख्या 337 थी, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज थी उनकी संख्या 337 थी। अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 337 से 413 हो गई। आपको ये डेटा याद रखना है। जैसे आप जब लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, जब आप सेकेंड पेपर पढ़ रहे होंगे, सेकेंड पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है एमपीपीएससी के मेंस का, वहां पर आपके लोकल जो बॉडीज हैं यानी कि स्थानीय निकाय से संबंधित चीजें हैं, वहां पर इस डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 2003-4 से लेकर अभी तक वर्तमान में लगभग जो आपकी यूएलबी है अर्बन लोकल बॉडी, इसमें वृद्धि हुई है और वो 337 से कहां तक पहुंच गई है, 413 तक पहुंच गई है। ठीक है, उसके बाद इंदौर नगर निगम के संदर्भ में बात कर लेते हैं। इंदौर नगर निगम लगभग 6 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण जो है उसमें क्या है, लगातार राष्ट्रीय स्तर प्रथम स्थान पर रहा है। कितनी बार, 6 बार, है ना। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अनुसार ओडीएफ में प्लस, वाटर में डबल प्लस, प्लस प्लस नगर होने के साथ साथ देश का एकमात्र 7 स्टार रेटेड नगर है। 7 स्टार रेटेड सिटी जो है वो एकमात्र कौन सी है, इंदौर है पूरे भारत में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पीएम स्वनिधि जो है उसके तहत प्रथम चरण में 10,000 रुपए जो ऋण राशि दी जा रही है उसमें राज्य देश में पहले स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है, जिसने लगभग 521.66 करोड़ रुपए का ऋण 5,25,000 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को प्रदान किया है। एमएसएमई से संबंधित आप इसको याद रख सकते हैं, एमएसएमई का डेटा आएगा तो वहां पर आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका पीएम स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 20,000 की ऋण राशि के तहत मध्य प्रदेश ने लगभग 1,30,857 शहरी स्ट्रीट वेंडरों को क्या किया है, ऋण प्रदान किया है और इसके में वो दूसरे स्थान पर है। मतलब पीएम स्वनिधि की जो कह सकते हैं कि प्रथम चरण है उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, और यदि हम बात करें किसकी, पीएम स्वनिधि के दूसरे चरण की, तो वहां पर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एक कोइंसिडेंस है कि पहले चरण पर पहले स्थान पर, दूसरे चरण पर दूसरे स्थान पर। फिर पीएम स्वनिधि योजना के तीसरे चरण में 50,000 की ऋण राशि जो दी जाती है उसमें देखिए तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में कितना, फर्स्ट फेज में मध्य प्रदेश फर्स्ट, सेकेंड फेज में मध्य प्रदेश एमपी जो है सेकेंड, और आपका थर्ड फेज में जहां पे आपको 50,000 मिलने हैं वहां पर ये मध्य प्रदेश आपका थर्ड पोजीशन पर। ये कोइंसिडेंसी है, इसको आपको याद रखना है ना। अब यहां पर आप देख सकते हैं भोपाल में रानी कमलापति, जिसको आप हबीबगंज स्टेशन कहते थे पहले, उसका क्या किया गया, 500 करोड़ रुपए के निवेश किया गया और वहां पर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम क्या कहते हैं, पीपीपी मॉडल कहते हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया और यह एक प्रकार का आपका भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है। इसका नाम बदल के रख दिया गया रानी कमलापति, है ना। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संस्कृति को एक प्रमुख इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है। महत्वपूर्ण चीज, ऐसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं योजनाओं पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। किसके लिए, पौराणिक धरोहर और जनजातीय गौरव को महत्व को बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, है ना। लगातार जो हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार जो हम संस्कृति को, पौराणिक धरोहरों को भूलते जा रहे हैं, उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, लगातार कार्य, प्रोजेक्ट वगैरह चलाए जा रहे हैं, है ना। अब देखिए श्री महाकालेश्वर धाम, आप जानते हैं महाकाल लोक का लोकार्पण भी कर दिया गया है। महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया, याद रखिएगा, लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022, किसके द्वारा, पीएम मोदी जी के द्वारा, है ना। ये आपको याद रखना है। महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जा रहा है। इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया गया कि 1 लाख लोग लगभग 1 घंटे के समय में श्री महाकालेश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब कुंभ का समय होता है, क्योंकि आपको पता है उज्जैन में कुंभ भी लगता है, कुंभ के समय पर ज्यादा लोग दर्शन करते हैं और ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए 1 घंटे पर लगभग 1 लाख लोग दर्शन कर सकें, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बना दी गई है। उसके बाद देखिए अक्टूबर 2022 को लोकार्पण हो गया है, ये आपको बता दिया गया। उसके पश्चात कुछ ही समय में अवधि पर्यटकों की संख्या में 2021 के मुकाबले में लगभग 18 गुना वृद्धि हो गई, है ना। कुछ ही समय में लगभग 18 गुना वृद्धि यहां पर आपको देखने को मिल चुकी है।
उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 150 फीट ऊंची, जिसको आपको याद रखना है, इसको कहा गया है अद्वैत लोक। अद्वैत लोक कहाँ है सर? आपका खंडवा में। खंडवा में कहाँ है? ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक, है ना। इसको क्या किया गया है? 108 फीट ऊंची बहुधातु की भव्य प्रतिमा और अद्वैत धाम, अद्वैत वन, अद्वैत धाम, अद्वैत वेदांत संग्रहालय एवं संस्थान का निर्माण लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। कितना? 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उसके बाद क्रांतिवीर टंटिया भील की बलिदान भूमि पाताल पानी। पाताल पानी कहाँ है सर? ये इंदौर में है, ठीक है। ये इसमें क्या किया गया? 4 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से नव तीर्थ स्थल के रूप में इसको विकसित किया गया है। यहाँ एक ध्यान केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है, ये भी आपको याद रखना है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, जिसमें विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनके लिए 1 लाख से 50,000, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक क्या किए जाएंगे? सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने आपके कल्चरल और उसके साथ साथ आपका जो सोशल डेवलपमेंट है उसके संदर्भ में भी यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है ना। और इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग जो एक समराइज फॉर्म था, किसका समराइज फॉर्म था? आपके इकोनॉमिक सर्वे का, मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे का जो आपका समराइज फॉर्म था आपके 2022-23 के आपके आर्थिक सर्वेक्षण का, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके आधार पर जब हम बजट लेके आएंगे, है ना, तो बजट में जो चीज़ें आपके बजट को जो हम डिस्कस कर रहे होंगे, तो बजट के साथ साथ आपके इकोनॉमिक सर्वे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको MCQ फॉर्म में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लगभग 20-25 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जो आपके किससे रिलेटेड होंगे? जो आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड होंगे। और वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये जो डेटा है, ये डेटा आपने पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में आपके मध्य प्रदेश के बजट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।